देखिए कितनी साधारण सी बात है। चीफ सेक्रेटरी किसने लगाया? केंद्र सरकार ने। एलजी किसने लगाया? केंद्र सरकार ने। सीबीआई किसकी है? केंद्र सरकार की। एमएचए किसकी है? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार का एक अंग दूसरे अंग को तीसरे अंग से कह रहा है कि आप जांच कर लो। तो इसके अंदर बड़ी बात क्या है? ये सब के सब लोग, ये सारी की सारी एजेंसी, और चाहे वो एलजी हो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, सब के सब केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। एक ऐसी आबकारी नीति जिसको अगर आप पिछले साल से उसकी तुलना करें तो उसके अंदर 1300 करोड़ रुपए सरकार ने ज़्यादा कमाए। एयरपोर्ट के ठेके का जो जिक्र कर रहे हैं, एयरपोर्ट के ठेके में पिछली बार 105 करोड़ रुपए आते थे, इस बार 234 करोड़ रुपए आए, दुगने से भी ज़्यादा जो है आए सिर्फ एयरपोर्ट के जो वाइन शॉप थी उससे सरकार ने की। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर घोटाला कहाँ से हुआ। एक दो छोटी मोटी फाइल पे ढूंढ के कि साहब यहाँ पे जो है ये क्यों हो गया, यहाँ पे ये क्यों हो गया, ये तो प्रोसीजरल चीज़ें हैं। प्रोसीजरल चीज़ों के अंदर, फाइलों के अंदर पक्की बात है हर डिसीजन की जस्टिफिकेशन होती है। अब इस पॉलिसी की बात करें, ये पॉलिसी दिल्ली सरकार जब लाई तो उस वक्त के एलजी अनिल बैजल साहब ने बाकायदा उस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए, उसको नोटिफाई किया। बिना किसी एलजी की रजामंदी के दिल्ली के अंदर कोई पॉलिसी नोटिफाई नहीं हो सकती। आपके एक एलजी ने वो पॉलिसी नोटिफाई करी, आपके दूसरे एलजी आके कह रहे हैं कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया। ये तो मतलब कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा ये मामला है कि प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से घबरा गए हैं। आज अरविंद केजरीवाल को हर शहर के अंदर लोग जानते हैं। विदेशों की सरकारें अरविंद केजरीवाल को बुला रही हैं कि आप विश्व पटल पे सारे दुनिया के शहरों को बताइए कि अपने शहर को, अपने राज्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सरकार उनको वहाँ नहीं जाने दे रही है। तो कुल मिला के आज अगर प्रधानमंत्री जी को किसी से खतरा लगता है, राजनीतिक तौर पे कोई आदमी है जो उनको चैलेंज कर रहा है, जो उनका चैलेंजर है, वो अरविंद केजरीवाल है। इस तरीके के हमले आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे। इस मामले में अब दो शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनका इस्तीफा विपक्षी पार्टियां मांग रही हैं। मनीष सिसोदिया के घर पे बीजेपी ने आज प्रोटेस्ट किया, आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर पे कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। देखिए अब ये इस्तीफा मांगना ये सब जो है, ये सब उस समय हुआ करता था जब जांच एजेंसियां न्यूट्रल हुआ करती थी। आज तो आपके जिसका मन करे आप उसके ऊपर जांच बिठा दें, जिसका मन करे उसको आप उसके घर से उठा लें, जिसका मन करे उसके घर आप छापा पड़वा दें, फिर आप कहें कि अब आप इस्तीफा दे दो। इनका बस चले तो हमारे 62 के 62 एमएलएज के ऊपर जांच बिठा दें और सबका इस्तीफा मांग लें, और फिर कहें कि अब सबका इस्तीफा हो गया, भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार में। ये सब जो बचकानी चीज़ें हैं, अब जनता इन सबको समझती है और इन पॉलिटिकल स्टंट से अब जो है भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। एक दूसरा मुद्दा, ममता बनर्जी सरकार ने मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया। उनके घर पे लगातार सर्च चल रहा था, कई करोड़ रुपये जब्त हुए। बीजेपी से लेकर आरोप लगा रही कि पश्चिम बंगाल का विदेश को एक तरह से इंस्पायर करता था। आज ये सब घटनाएं देखने को मिल रही है। देखिए एक नया ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने शुरू किया है। किसी भी आदमी के घर छापा मार लो, वो आदमी अमीर होना चाहिए और बिजनेसमैन होना चाहिए। ज़्यादातर अमीर बिजनेसमैन के घर कैश और इस तरीके के ट्रांजैक्शंस के कागज़ मिलते हैं। फिर आप उसको किसी भी एमएलए और मंत्री के साथ जोड़ दो और फिर उस एमएलए और मंत्री को उधर के मुख्यमंत्री के साथ जोड़ दो, और फिर ये मत बताओ कि पैसा किसके यहाँ मिला, ये कह दो कि फला मुख्यमंत्री के सहयोगियों के यहाँ जो है इतना करोड़ रुपया मिला। ये सब जो झूठ की दुकान भारतीय जनता पार्टी चला रही है, चलने वाली नहीं है। सत्येंद्र जैन के मामले में भी यही हुआ। किसी एक तीसरे आदमी के घर आपने छापा मार दिया, उनके घर से पैसा बरामद कर लिया, उस पैसे को बोला कि ये साहब इसको जानता था और ये इसको जानता था, ये मंत्री को जानता था, लिहाजा ये इनको सब जो सत्येंद्र जैन के एसोसिएट हो गए। ये झूठ सिर्फ और सिर्फ पीएमएलए के कानून के अंदर चल रहा है। पीएमएलए एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कुछ खामियां हैं जिसका फ़ायदा केंद्र सरकार उठा रही है। उसकी वजह से आप किसी को भी इस एक्ट के अंदर पकड़ लोगे तो उसके लिए बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए केंद्र सरकार आजकल अपने सब राजनीतिक दुश्मनों को किसी ना किसी तरीके से ईडी के मामले में फंसाकर उनको उसके अंदर जो है जेल में डालने का काम कर रही है,
ताकि महीनों तक उन लोगों को बंद किया जा सके और ये दिखाया जा सके कि देखिए साहब सब बेईमान हैं। ऐसा है बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक कानून की कमी की वजह से भारतीय जनता पार्टी फ़ायदा उठा रही है। राजस्थान का एक मामला है, वहाँ पे अवैध माइनिंग के खिलाफ एक साधु विजय दास ने आत्मदाह किया था, उनकी मौत हुई सफदरजंग हॉस्पिटल में। कांग्रेस के एमएलए जो राजस्थान के हैं वो वहाँ पे मांग कर रहे हैं अपनी सरकार से कि जो माइनिंग मिनिस्टर है उन्हें सस्पेंड किया जाए। देखिए राजस्थान के बारे में ठीक वैसे ही जैसे पंजाब की माइनिंग के बारे में बदनामी थी, बदनामी हो रही है। और इस मामले में राजस्थान सरकार के माइनिंग मिनिस्टर का नाम कई लोग ले रहे हैं। कुछ लोगों ने वहाँ आत्महत्या करके अपनी जान भी दी है। कांग्रेस के अपने एमएलए इसके बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उस मंत्री को तुरंत जो है अशोक गहलोत साहब को हटाना चाहिए और इसके अंदर एक निष्पक्ष जांच बिठानी चाहिए। हमारा मानना है राजस्थान के अंदर करोड़ों रुपए की बंदरबाट चल रही है, जिसको रोकना चाहिए। एक जो सीजेआई है एनवी रमना, उनके वो झारखंड में थे, उन्होंने जो जजों पे लगातार फिजिकल वो अटैक किए जा रहे हैं उसका जिक्र करते हुए मांग की कि जिस तरह पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को सिक्योरिटी मिलती है, जजों को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। देखिए हम इस मांग का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। जजेस, खास तौर पे वो जजेस जो सख्त हैं, ईमानदार हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों की उनसे दुश्मनी होती है। जस्टिस लोया का मामला हमारे सामने है। बहुत लोग कहते हैं कि उनकी जो मृत्यु थी वो बहुत संदिग्ध थी, उनकी भी हत्या हुई थी। मेरा मानना ये है जजेस को हर तरीके की प्रोटेक्शन देनी चाहिए। वे समाज के अंदर सबसे मुश्किल काम करते हैं, सबसे कठिन काम करते हैं। उनकी प्रोटेक्शन के लिए अगर राजनेताओं की प्रोटेक्शन भी कम कर दी जाए तो हम इसका स्वागत करेंगे।